मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के संदर्भ में आपके पाठ्यक्रम में मूल विधि टॉपिक के अंतर्गत एक और अधिनियम पर। इससे पहले 5 से 6 अधिनियम हो चुके हैं, आप उनको पढ़िए और सभी अधिनियम काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो अब एक नए अधिनियम पे हम लोग बात करने वाले हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यथा संशोधित 2015 यानी SC/ST एक्ट पर आज डिटेल में आपसे बात करना है। और यहाँ से आप मान के चलें कि आपसे कन्फर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। और आपको मालूम होगा कि 2018 में 2019-20 में ये काफ़ी चर्चित भी रहा। इसका कारण क्या था कि 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के तहत तत्काल गिरफ्तारी और FIR पर रोक लगा दी थी, जिसका पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। और फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को वापस ले लिया, यानी यथास्थित SC/ST एक्ट फिर से बहाल हो गया। तो इस अधिनियम पे हम लोग बहुत ही डिटेल में बात करेंगे कि ये अधिनियम क्यों लाया गया, किसके लिए लाया गया, कब लाया गया, इसकी अधिकारिता क्षेत्र क्या है, और एक एक धाराओं पे बहुत ही डिटेल में बात करूंगा। आपको बताते चले कि यह अधिनियम दलित वर्ग के लिए लाया गया, SC/ST के लिए लाया गया, और कहीं ना कहीं भारतीय दंड संहिता और 1955 का सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जो है, इसको दलित वर्ग के शोषण को समाप्त करने में या दलित वर्ग को शोषण या अत्याचार से बचाने के लिए कारगर साबित नहीं हो रहे थे। तो उसी संदर्भ में एक कदम और आगे बढ़ते हुए 1989 में 1989 में दैट टाइम राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में 1989 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम लाया गया। तो इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। और आपके UPSI में यहाँ से सर्टेन क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ये एक करंट में भी काफ़ी ज्वलंत मुद्दा बना हुआ था, एक ज्वलंत इश्यू बना हुआ था। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा। आइए आपको एक पहले पॉइंट पर ले चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि यह अधिनियम क्यों लाया गया, SC/ST एक्ट लाने के पीछे कारण क्या था। तो आप ध्यान से देखिए, बहुत ही स्टार्ट में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों में अत्याचार को रोकने, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों में अत्याचार को रोकने, इससे संबंधित अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों का गठन करने तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्ति यानी विक्टिम पीड़ित व्यक्ति के पुनर्वास एवं राहत देने के लिए यह अधिनियम लाया गया। कौन सा अधिनियम? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। एकदम क्लियर रखिएगा इस डेफिनेशन को कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों पे अत्याचार को रोकने के लिए, इन अपराधों के सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय के गठन के लिए, और ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्ति के पुनर्वास एवं राहत तथा सहायता कार्य के लिए यह अधिनियम लाया गया। आइए अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, यह अधिनियम एक केंद्रीय अधिनियम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। यह अधिनियम एक केंद्रीय अधिनियम है, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के संदर्भ में सभी शक्तियां भारत सरकार या केंद्र सरकार में निहित हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार को निर्देशित कर सकती है। तो पूरी तरह से ये सारे अधिकार इस अधिनियम के संदर्भ में केंद्रीय सरकार के पास सुरक्षित हैं। तो यह अधिनियम एक केंद्रीय अधिनियम है जो कि 11 सितंबर 1989 को पारित हुआ। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछ लिया जाता है कि SC/ST एक्ट संसद में कब पारित हुआ। तो 11 सितंबर 1989 को ये संसद में पारित हुआ। इसकी अधिकारिता जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत थी, लेकिन अब यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू
लागू है, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया था। अब इस दर्जे को समाप्त कर दिया गया है, यानी जम्मू कश्मीर राज्य से आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया है। तो यह अधिनियम संपूर्ण भारत में समान रूप से प्रभावी माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 को प्रवर्त हुआ, मतलब लागू हुआ। तो 2 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये पूछा जाता है कि SC/ST एक्ट लागू कब हुआ, तो आंसर आपका होगा 30 जनवरी 1990। और अगर ये पूछा जाए कि SC/ST एक्ट पारित कब हुआ, तो 11 सितंबर 1989। अच्छा, यहाँ पे कभी कभी शब्द प्रयोग कर देते हैं कि SC/ST एक्ट अधिनियमित कब हुआ। अधिनियमित कब हुआ, तो एग्जैक्टली आपका आंसर यही होगा। यहाँ पे प्रवर्त या लागू शब्द आएगा तो आप 30 जनवरी 1990 लगाएंगे। आइए अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, और सारे पॉइंट फैक्ट वाइज हैं, इनको बिल्कुल रट के रखिएगा। हो सकता है आपसे इन्हीं फैक्टों से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि अधिनियम में कुल 5 अध्याय तथा 23 धाराएं हैं। आपसे ये भी क्वेरी की जा सकती है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं या कितने अध्याय हैं। तो दोनों बातें याद रखिएगा, कुल 5 अध्याय हैं और 23 धाराएं हैं। तो ये पॉइंट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया। और अगला पॉइंट ये पूछा जाता है कि इस अधिनियम के तहत विवेचक कौन होगा, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन होगा। SC/ST एक्ट के तहत विवेचना कौन करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जनरली जो होता है प्रैक्टिकल में, व्यवहार में जो है, SC/ST एक्ट के तहत जब भी मुकदमा दर्ज किया जाता है तो इसकी विवेचना जो है पुलिस क्षेत्राधिकारी यानी सर्कल अफसर या CO करता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन जो अधिनियम में 1989 में नोट किया गया था, उसमें लिखा गया था कि इस अधिनियम के तहत विवेचना पुलिस निरीक्षक से अन्यून, पुलिस निरीक्षक से अन्यून का मतलब है कि निरीक्षक स्तर से यानी इंस्पेक्टर स्तर से नीचे का नहीं होना चाहिए। अन्यून का मतलब उससे ऊपर पुलिस अधिकारी करेगा। लेकिन मैंने एक पॉइंट और यहाँ पे लिख दिया है कि व्यवहार में पुलिस उपाधीक्षक SC/ST एक्ट के तहत विवेचना करता है। तो ये चीज़ एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि अभी जब 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया था कि SC/ST एक्ट का काफ़ी बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है और लोग दुर्भावना या बदला लेने की नियति से SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा लिखा रहे हैं। तो इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट के तहत तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी और ना ही तत्काल FIR लिखा जाएगा। पहले पुलिस अधीक्षक स्तर का, उपाधीक्षक स्तर का यानी CO स्तर का अधिकारी इसे 7 दिन के भीतर जांच करेगा और जांच में यदि कारण सही पाए जाते हैं तो SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा लिखा जाएगा। तो इस परिस्थिति में पुलिस अधीक्षक को पावर दिया गया है इन्वेस्टिगेशन करने का। तो आप ध्यान रखिएगा कि जैसा ऑप्शन रहे वैसा आंसर रखिएगा, फ्लेक्सिबल बन के चलिएगा। इस अधिनियम के तहत विवेचना पुलिस निरीक्षक से अन्यून पुलिस अधिकारी करेगा और प्रैक्टिकल में CO करेगा। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम के अंतर्गत 6 माह से आजीवन कारावास एवं मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान है। चूंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए इनको हमने फैक्ट वाइज क्लियर भी करा दिया है। पूछ लिया गया था कि SC/ST एक्ट में अधिकतम सजा क्या है, तो SC/ST एक्ट में अधिकतम सजा है मृत्यु दंड और न्यूनतम सजा है 6 माह। तो 6 माह से लेकर आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान इस अधिनियम के तहत किया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, इस अधिनियम के तहत समस्त अपराध गैर जमानती हैं, नॉन बेलेबल हैं। ये एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत किए गए समस्त अपराध गैर जमानती होंगे, नॉन बेलेबल होंगे। तो एक पॉइंट आप ये रखेंगे कि समस्त अपराध गैर जमानती हैं। दूसरा पॉइंट देखिए कि यह अधिनियम केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बाहर के सदस्यों पर लागू होगा। यानी SC/ST एक्ट कभी भी SC या ST के सदस्य पर लागू नहीं होगा। एक बार आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि क्या अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम एक लोक सेवक
एक लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य है उसके ऊपर लागू होगा? तो इसका आंसर है नहीं। यदि लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है तो उसके ऊपर SC ST एक्ट नहीं लाया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बड़ी स्पष्ट सी पॉइंट परिभाषा दी हुई है कि यह अधिनियम केवल अनुसूचित जाति जनजाति के बाहर के सदस्यों पर लागू होता है, यानी जो SC ST से संबंधित नहीं है उसके ऊपर लागू होता है। और ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि पब्लिक सर्वेंट लोक सेवक जो है अगर ये SC ST का है तो उसके ऊपर यह एक्ट प्रभावी नहीं होगा, नहीं लागू होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सवाल पूछ लिया जाता है कि क्या SC ST एक्ट में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की धारा 438 के तहत जो अग्रिम जमानत का प्रावधान है क्या वो लागू होती है संहिता? तो हरगिज नहीं लागू होती है। यानी CRPC की धारा 438 के तहत SC ST एक्ट में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं किया गया है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि इस अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछ लिया जाता है, GS का भी क्वेश्चन बन जाता है। किसी जाति को अनुसूचित जाति एवं जनजाति की श्रेणी में शामिल करने का अंतिम फैसला कौन करता है या अंतिम अधिकार किसका है? तो ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि किसी जाति को अनुसूचित जाति जनजाति की श्रेणी में लाने का अंतिम फैसला कौन करता है? तो इसका सही आंसर आप लगाएंगे कि अंतिम फैसला राष्ट्रपति करता है और ये अधिकार उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341(1) के तहत दिया गया है। यानी इसका जो संदर्भ है, रेफरेंस है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 341 का फर्स्ट सेक्शन होगा। तो 341(1) अनुच्छेद के तहत किसी जाति को अनुसूचित जाति जनजाति की श्रेणी में शामिल करने का अंतिम अधिकार राष्ट्रपति का होगा। बाय द वे, अगर किसी परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है और राष्ट्रपति उस ऑप्शन में नहीं है तो आप संसद लगाएंगे यानी पार्लियामेंट लगाएंगे। ये पार्लियामेंट आपका सेकेंडरी आंसर होगा, फर्स्ट आंसर आपका राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति जब ऑप्शन में नहीं होगा तो आप संसद लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015, जिसे हमने यथा संशोधित 2015 कहा था, ये प्रवर्त कब हुआ, लागू कब हुआ? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 26 जनवरी 2016 इसका आंसर होगा। SC ST एक्ट जो अमेंडमेंट आया था 2015 में, ये लागू कब हुआ, प्रवर्त कब हुआ? तो 26 जनवरी 2016 में लागू हुआ। एक ये दूसरा आंसर है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए कि SC ST एक्ट लागू कब हुआ, तो आंसर है 30 जनवरी 1990 को। लेकिन SC ST एक्ट अमेंडमेंट 2015 कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 2016। तो ये दोनों आंसर अलग अलग रखिएगा कि संशोधन अधिनियम 2015 अगर लागू करने की बात आए तो 26 जनवरी 2016 को ये लागू हो चुका था संशोधन के साथ, लेकिन अधिनियम जब लागू किया गया था तो 30 जनवरी 1990 को लागू किया गया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आइए देखते हैं कि 2018 में इस अधिनियम को लेकर इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों थी, SC ST एक्ट इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों था। तो इस अधिनियम के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या था 2018 के बारे में बात करते हैं। 20 मार्च 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने सुभाष काशीनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में, ये केस याद रखिएगा क्योंकि बाय द वे केस ही पूछा जा सकता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको सभी बच्चे बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। 20 मार्च 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने सुभाष काशीनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में निर्णय देते हुए SC ST एक्ट के मामले में बिना जांच के तत्काल FIR और गिरफ्तारी के प्रावधान पर रोक लगा दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल नोट रखेंगे और हो सकता है कि आपसे यही क्वेरी कर दी जाए क्योंकि ज्वलंत मुद्दे हैं, करंट मुद्दे हैं और ये
ये क्वेरी हो सकती है। तो 20 मार्च 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने सुभाष काशीनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में निर्णय देते हुए SC/ST एक्ट के मामले में बिना जांच के तत्काल FIR और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। और सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि इस एक्ट का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है, SC/ST एक्ट का बड़े पैमाने पे दुरुपयोग किया जा रहा है, इसलिए ऐसा निर्णय इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे देखिए। इसमें कोर्ट ने फैसला दिया कि ना ही तुरंत FIR होगी और ना ही गिरफ्तारी होगी। जो 20 मार्च 2018 को कोर्ट ने निर्णय दिया था उसमें कहा गया कि ना तो तुरंत FIR दर्ज होगी और ना ही तत्काल गिरफ्तारी होगी, बल्कि शिकायत मिलने पर अधिकतम 7 दिवस के अंदर DSP स्तर के अधिकारी द्वारा, यानी पुलिस क्षेत्राधिकारी जो गजटेड अफसर होता है, राजपत्रित अधिकारी होता है, तो DSP स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा जांच के पश्चात मामला दर्ज किया जाएगा ताकि एक्ट के दुरुपयोग को रोका जा सके, SC/ST एक्ट के दुरुपयोग को रोका जा सके। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि अगर SC/ST एक्ट के तहत शिकायत मिलती है तो सबसे पहले पुलिस क्षेत्राधिकारी स्तर का कोई भी पुलिस अधिकारी इसकी जांच करेगा और अगर लगाए गए आरोपों को सही पाया जाता है, तथ्य सही पाए जाते हैं, तो FIR दर्ज करके और उसके पश्चात गिरफ्तारी की जाएगी। अभी तक क्या था कि SC/ST एक्ट में जैसे ही शिकायत मिलती थी तत्काल FIR दर्ज करके और गिरफ्तारी कर ली जाती थी, और ये एक गैर जमानती अपराध था जहाँ पे अगर इसे जमानत भी मिलती थी तो हाई कोर्ट से जमानत मिलती थी और अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं था। तो इस तरह से इस अधिनियम में 2018 में एक व्यापक संशोधन किया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इस संशोधन का पूरे देश में बहुत ही तेज विरोध हुआ और सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। तो ये मैटर भी हम देखते हैं। आइए अगला पॉइंट आप देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का देश भर में विरोध किया गया, प्रदर्शन किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से अपने निर्णय को वापस ले लिया और क्या कहा। देश भर में विरोध प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वापस ले लिया। 1 अक्टूबर 2019 को, ये डेट ध्यान रखिएगा, 1 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने कहा SC/ST वर्ग के लोग को देश भर में भेदभाव एवं छुआछूत जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। छुआछूत जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। देश में समानता के लिए उनका संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये 1 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों को, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल थे, इन्होंने निर्णय दिया कि अभी भी SC/ST एक्ट के वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ भेदभाव, छुआछूत जैसी प्रथा समाप्त नहीं हुई है और इसके लिए उनका संघर्ष जारी है, समानता के लिए उनका संघर्ष जारी है। अभी समानता स्थापित नहीं हो पाई है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अपना ये निर्णय वापस लेता है। तो ये ध्यान रखिएगा, चूँकि ये करंट का मैटर है तो हो सकता है आपसे यहाँ पे क्वेरी हो जाए। अब इस अधिनियम में मैं आपकी एक एक धाराओं पर बात करता हूँ जो आपके लिए उपयोगी और इम्पॉर्टेंट है। तो आप एक एक धाराएं देखिए। अधिनियम में टोटल 23 धाराएं और 5 अध्याय हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं हम सिर्फ उन पे आपसे बात करेंगे। आइए पहली धारा पे। इस अधिनियम की धारा 1 में कहा गया है कि अधिनियम का संक्षिप्त नाम, इसका विस्तार यानी अधिकारिता क्षेत्र कहाँ तक है और ये प्रवर्तयाल लागू कब हुआ। तो संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं लागू होना ये अधिनियम की धारा 1 में बताया गया है और धारा 2 में परिभाषाएं दी हैं। तो अमूमन ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए ताकि क्रम को मेंटेन कर सके। तो अधिनियम की धारा 1 में कहा गया है कि संक्षिप्त नाम इसका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 होगा, 1989 होगा। दूसरा पॉइंट, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को
छोड़कर संपूर्ण भारत था, किंतु अब ये जम्मू कश्मीर राज्य पर भी प्रभावी है। और तीसरा पॉइंट है कि ये प्रवर्त या लागू कब हुआ, तो 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ। 11 सितंबर 1989 को पारित हुआ था, लेकिन लागू 30 जनवरी 1990 को हुआ। और इस अधिनियम की धारा 2 में विभिन्न परिभाषाएं दी हैं कि अनुसूचित जाति क्या है, जनजाति क्या है। तो जैसा भारत के संविधान में उल्लेख है, वहाँ से तात्पर्य है अनुसूचित जाति जनजाति से। लोक सेवक की परिभाषा दी गई है, न्यायालय की परिभाषा दी गई है, बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। तो ये आपसे पूछा नहीं जाता, ये थोड़ा सा डीपली मैटर है। आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अधिनियम की धारा 3। आ जाइए अधिनियम की धारा 3 पे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है अधिनियम की धारा 3। इसके अंतर्गत अत्याचार के अपराधों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो जनरली तो आपको यही याद रखना है, बहुत डिटेल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसके अंतर्गत यानी अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अत्याचार के अपराधों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार SC ST से बाहर का कोई व्यक्ति, यानी जो SC ST वर्ग का नहीं है, तो SC ST के बाहर का कोई भी व्यक्ति यदि SC ST के किसी भी सदस्य को अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ खाने या पीने के लिए मजबूर करेगा। अखाद्य से तात्पर्य है मल मूत्र जैसी घृणाजनित चीज़ों को खाने या पीने के लिए मजबूर करता है, या SC ST के घर के सामने या अहाते में मल मूत्र का त्याग करता है, मृत पशु फेंकता है या शव इकट्ठा करता है, या अगले पॉइंट पे आ जाइए। और इस तरह से कई पॉइंट हैं जिन पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आगे देखिए, या बेगार बंधुआ मजदूरी कराएगा, या लज्जा भंग करने के आशय से हमला करेगा, या SC ST के सदस्य या उसके कुटुंब का सामाजिक आर्थिक बहिष्कार करेगा, या इसकी धमकी देगा, या आगे देखिए, या SC ST के सदस्य का बाल मुड़वाएगा, मूछ मुड़वाएगा, चेहरे पर कालिख पोतेगा, जूते की माला पहनाएगा, अर्धनग्न या नग्न करके घुमाएगा, या ऐसा कोई भी कार्य करेगा जो मानव सम्मान के विरुद्ध है। तो ऐसी परिस्थिति में उसे न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष के कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आइए अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये SC ST एक्ट की धारा 3 का सेकेंड पार्ट है। SC ST एक्ट की धारा 3 का सेकेंड पार्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि SC ST एक्ट से बाहर का कोई व्यक्ति यदि मिथ्या साक्ष्य देता है, और मिथ्या साक्ष्य यानी झूठी गवाही, तो इस मिथ्या साक्ष्य का उद्देश्य क्या है, SC ST के वर्ग के व्यक्ति को सजा दिलाना। तो यहाँ पे अगर ये अपराध ऐसा है जिसमें मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान है, तो साक्ष्य देने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, और यदि उसके साक्ष्य से किसी SC ST वर्ग के व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी जाती है, तो साक्ष्य देने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड एवं जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। धारा 3 की सेकंड पार्ट आप देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति जो SC ST से बाहर का व्यक्ति है, ये ध्यान रखिएगा, और ये मैंने शुरुआती दौर में बता दिया है क्योंकि यह अधिनियम SC ST से बाहर के व्यक्तियों के ऊपर ही लाया जाता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो SC ST से बाहर का व्यक्ति है, मिथ्या साक्ष्य देगा, मीन्स झूठी गवाही देगा, या गढ़ेगा मतलब बनाएगा, जिसका उद्देश्य SC ST के किसी भी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए जो मृत्यु दंड से दंडनीय है दोष सिद्ध करना। यानी SC ST से बाहर का कोई भी व्यक्ति ऐसा साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिसका उद्देश्य SC ST वर्ग के व्यक्ति को सजा दिलाना है, और ऐसा अपराध जो मृत्यु दंड से दंडनीय है इसके लिए दोष सिद्ध करना है, तो उसे ऐसी स्थिति में आजीवन कारावास व जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
किंतु यदि SC ST के सदस्य को मिथ्या साक्ष्य के आधार पर, जो उसने दिया है, मिथ्या साक्ष्य के आधार पर फांसी की सजा हो जाती है तो उस व्यक्ति को मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अधिनियम की धारा 3 जिसमें दंड का प्रावधान किया गया है, और किस दंड का प्रावधान? अत्याचार के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो इसमें जो पहला सेक्शन है उसमें 6 माह से लेकर के और 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है, लेकिन इसका जो दूसरा सेक्शन है इसमें मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान किया गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अधिनियम की धारा 3 के सेकंड पार्ट में एक पॉइंट और देखिएगा। धारा 3 का सेकंड पार्ट देख रहे थे। इसमें यदि SC ST से बाहर का कोई व्यक्ति, ये बार बार मैं कहता हूँ क्योंकि ये अधिनियम SC ST से बाहर के व्यक्ति पर ही लाया जाता है। यदि SC ST से बाहर का कोई व्यक्ति SC ST का घर जलाता है, वह घर जो मानव आवास के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, तो उसे आजीवन कारावास व जुर्माने से दंडित किया जाएगा। किंतु यदि आग या विस्फोटक द्वारा खेत, खलिहान या संपत्ति को हानि पहुँचाता है तो उसे 7 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो अधिनियम की धारा 3 जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें अत्याचार के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो इसके 2 सेक्शन हमने बताए, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। आइए अधिनियम की धारा 4 पर आ जाइए। अधिनियम की धारा 4 पर, और ये लोक सेवक के लिए दंड का प्रावधान करती है, यानी कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 4 लोक सेवकों को अपने कर्तव्य न करने के लिए या उसकी उपेक्षा करने के लिए दंड का प्रावधान करती है। तो धारा 4 में कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड दिया गया है, यानी पनिशमेंट फॉर निग्लेक्ट ड्यूटीज़। इसके अंतर्गत कोई भी लोक सेवक जो SC ST से बाहर का है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत, क्योंकि अगर लोक सेवक SC ST वर्ग का है तो उसके ऊपर ये अधिनियम लागू नहीं होगा, ये मैंने शुरुआती दौर में बताया। तो इसके अंतर्गत कोई भी लोक सेवक जो SC ST से बाहर का है और इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करता है तो उसे 6 माह से 1 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। आइए अगले पॉइंट पर आ जाइए, अधिनियम की धारा 7 पर, और ध्यान से देखिएगा अधिनियम की धारा 7 में क्या कहा गया है। इसके अंतर्गत दोष सिद्धि व्यक्ति की संपत्ति को, दोष सिद्धि व्यक्ति का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि SC ST एक्ट के तहत मुकदमा लिखा गया है और न्यायालय में आरोप सिद्ध कर दिया गया है, तो संबंधित SC ST एक्ट के व्यक्ति को जो जुर्माना दिया जाएगा, बतौर धनराशि जो जुर्माना दिया जाएगा, वो वसूल करने के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति की संपत्ति को न्यायालय द्वारा संपहरण किए जाने का प्रावधान इसमें किया गया है और इसका आदेश वो राज्य सरकार को दे सकती है। तो ध्यान से देखिएगा धारा 7 में इसके अंतर्गत दोष सिद्धि व्यक्ति की संपत्ति को न्यायालय द्वारा संपहरण किए जाने का आदेश दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है धारा 10, ऐसे व्यक्ति को अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र से हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना हो। SC ST वर्ग से बाहर का ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा इस अधिनियम का अपराध किए जाने की संभावना है, उसे अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र से हटाए जाने का प्रावधान अधिनियम की धारा 10 में किया गया है। और यदि वो व्यक्ति अधिनियम की धारा 10 में हटाए गए प्रावधान का उल्लंघन करता है, इस अधिनियम का उल्लंघन करता है, तो उसे 1 वर्ष के कारावास व जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अधिनियम की धारा 14, अधिनियम की धारा 14 में विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि SC ST एक्ट की धारा 14 में क्या है, तो विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। अमूमन यही पूछा जाता है, आप डिटेल इसका देखिए। इसके अंतर्गत SC ST एक्ट के मामले में शीघ्र विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से स्टेट गवर्नमेंट संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से 1 या अधिक जिलों के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करेगी। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक नोट यहाँ पे हमने लिखा है कि विशेष न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध 90 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है या अपील की जा सकती है। अगले पॉइंट पे
आ जाइए। आ जाइए नेक्स्ट धारा पे आइए। धारा 15 SC/ST एक्ट की धारा 15 में कहा गया है, राज्य सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करेगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि 14 में न्यायालय की स्थापना करेगी, विशेष न्यायालय की, और 15 में राज्य सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करेगी जो मामले का संचालन करेगा। और धारा 16 देखिए, अधिनियम की धारा 16, इसके अंतर्गत अत्याचार करने वालों पर राज्य सरकार द्वारा सामूहिक जुर्माना लगाने की सख्ती का प्रावधान किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिनियम की धारा 16 SC/ST एक्ट की धारा 16 में राज्य अत्याचार करने वालों पर राज्य सरकार द्वारा सामूहिक जुर्माना लगाने की सख्ती का प्रावधान किया गया है, जिसका रेफरेंस होगा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। यानी इसको रेफरेंस में देखते हुए, संदर्भ लेते हुए ये शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई है कि SC/ST के तहत अत्याचार करने वालों पर सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति स्टेट गवर्नमेंट को दी गई। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए, अधिनियम की धारा 17 पे। और धारा 17 में कहा गया है, इसके अंतर्गत अत्याचार रोकने के लिए विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा यानी कानून और सिस्टम द्वारा, विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक की कार्रवाई की जा सकती है। तो SC/ST एक्ट की धारा 17 में कहा गया है कि अत्याचार को रोकने के लिए या इसका अंदेशा है तो विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा यानी पुलिस द्वारा जो है निरोधक की कार्रवाई की जा सकती है। और इस निरोधक की कार्रवाई के तहत संबंधित क्षेत्र में धारा 144 लागू की जा सकती है। धारा 144 लागू कर देने पर कोई भी भीड़ कहीं पर इकट्ठा नहीं होगी और उस क्षेत्र में PAC तैनात की जा सकती है या सिक्योरिटी लगाई जा सकती है। इस तरह से निरोधक की कार्रवाई करने की शक्ति अधिनियम की धारा 17 में दी गई है। धारा 18 देखिए, धारा 18, इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। तो ये मैंने शुरुआती दौर में ही बता दिया है कि SC/ST के तहत किए गए अपराध के लिए अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता जो CRPC है 1973 उसकी धारा 438 में जो है अग्रिम जमानत का प्रावधान किया गया है, जो कि यहाँ पे लागू नहीं होगी। आइए अगले पॉइंट पर आ जाइए, SC/ST एक्ट की धारा 21 पे। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है धारा 21। इसके अंतर्गत राज्य सरकार इस अधिनियम के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की रूलिंग के अधीन रहते हुए राज्य सरकार पीड़ित व्यक्ति, उसके परिवार एवं साक्षियों को संरक्षण प्रदान करेगी। स्टेट गवर्नमेंट पीड़ित व्यक्ति यानी जो विक्टिम है और उसके जो आश्रित हैं और जो साक्षी है, गवाह देने वाला है, उसको संरक्षण प्रदान करेगी। एक पॉइंट धारा 21 के अंतर्गत। और दूसरा पॉइंट ये है कि विचारण करने वाला विशेष न्यायालय पीड़ित, उसके आश्रित एवं साक्षियों को जांच के दौरान सामाजिक आर्थिक पुनर्वास आदि की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार को आदेश देगी। अच्छा, यहाँ पे आर्थिक सहायता जो है वो अपराध के अनुसार अलग अलग हो सकती है, जो कि न्यूनतम 75,000 रुपये और अधिकतम 8.5 लाख रुपए है। यानी SC/ST ट्रायल के दौरान जो आर्थिक सहायता होगी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा न्यायालय के आदेश से, वो 75,000 रुपये से लेकर के 8.5 लाख रुपए तक हो सकती है। और इस दरमियान इसी धारा के तहत जो है न्यायालय पीड़ित पक्ष को, उसके परिवार को, उसके आश्रितों को और साक्षियों को सुरक्षित स्थान पर रखने, उनके भोजन, रहने और उनकी हर प्रकार की सुविधा के लिए व्यवस्था करने का आदेश स्टेट गवर्नमेंट को न्यायालय दे सकता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए, अधिनियम की धारा 22 पर। और इसके अंतर्गत सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का प्रावधान है। तो आपको ये बता दें कि ये धारा जो है अधिनियम की खास करके विशेष न्यायालय के अधिकारी, कर्मचारी और प्राधिकारियों को संरक्षण प्रदान करती है, क्योंकि सद्भावपूर्वक किए गए कार्य के लिए दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। ये इंडियन पेनल कोड में भी है, IPC में भी ये धारा दी हुई कि सद्भावपूर्वक कार्य करने के लिए दंड की व्यवस्था
व्यवस्था नहीं दी गई है, दंड से संरक्षण है। तो इसके अंतर्गत सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसमें विशेष न्यायालय से संबंधित और जांच से संबंधित प्राधिकारी और अधिकारी आ जाएंगे। अधिनियम की धारा 23 और लास्ट पॉइंट है, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार को अधिनियम के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो आपको बता दूं कि SC/ST एक्ट एक केंद्रीय कानून है और किसी भी प्रकार के सारे अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सुरक्षित हैं, यानी टोटल नियम सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हैं और सारे नियम यहीं से संचालित होते हैं। तो इसके अंतर्गत केंद्र सरकार को अधिनियम के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई। ये आर्टिकल की लास्ट धारा थी। तो आपने पूरा कंप्लीट SC/ST एक्ट देख लिया है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये SC/ST एक्ट हम पढ़ किसके लिए रहे थे, तो उत्तर प्रदेश पुलिस की उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पढ़ रहे थे। तो जितना जरूरी और उपयोगी था वो हमने आपको बताया है। आपके लिए इम्पोर्टेंट या तो प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए हैं उनको रेफरेंस में देखते हुए, ध्यान में रखते हुए और करंट मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जितना जरूरी था वो मैंने कराया। अदरवाइज अगर एक एक स्टेप देखने लगे तो अधिनियम का बहुत लंबा विस्तार है, लेकिन हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पूरा अधिनियम नोट कर लीजिएगा। और इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि यहाँ से सवाल जरूर पूछा जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्ट है, इसको आप अच्छे से रिवीजन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अधिनियम में, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।